हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेस मैथ लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और खासकर यूपी टेट के स्टूडेंट्स के लिए ही आज की ये वीडियो मैंने बनाई है। तो एग्जाम आपका आने ही वाला है, आपकी तैयारी अच्छी तरह से चल ही रही होगी। लास्ट टाइम पे जो हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके लिए जो इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं वो मैं टिप्स आज आपको देने वाली हूँ। तो प्लीज आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा और उन टिप्स को लेकर आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं ये इंपॉर्टेंट टिप्स क्या हैं। तो फ्रेंड्स, तैयारी करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते समय कुछ एक स्ट्रेटेजी होती है, कुछ टिप्स होते हैं जिनको अगर हम याद रखें तो हम बेहतर स्कोर कर सकते हैं। वो क्या हैं, वो कौन से तरीके हैं जिन्हें फॉलो करके हम एग्जाम में बेटर स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसा ही बेटर एक्सपीरियंस है मेरे पास और उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है ये मैं आपको बताने जा रही हूं कि सबसे पहले काम हमें क्या करना है। अब आप पढ़ चुके जितना पढ़ना था, अब आपका एग्जाम बिल्कुल पास में है। अब आपको किस तरीके से पढ़ना है आज मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। जिस बच्चे ने टाइम टेबल बना लिया है वो कंपटीशन में अन्य बच्चों से काफी आगे है। जिस बच्चे ने टाइम टेबल नहीं बनाया है वो अपने आप को अभी तक पीछे सोचे। बिल्कुल आप पीछे हैं क्योंकि अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है। विदाउट टाइम टेबल सक्सेस नहीं मिलती है। किसी भी काम को करने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी, आपको एक सीढ़ी बनानी ही पड़ेगी जिस पर चढ़कर आप कामयाबी की मंजिल को पाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है टाइम टेबल। आप सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाइए। अब तक जो आप पढ़ाई कर रहे थे उससे ज्यादा आवर दीजिए। कम से कम आपको 12 घंटे देने ही देने हैं यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। बहुत से टीचर 18 घंटे कहते होंगे, 16 घंटे कहते होंगे, बट मेरा मानना है कि 12 घंटे सफिशिएंट होते हैं मन से पढ़ने के लिए। हम चाहे आधा घंटा पढ़ें लेकिन अगर मन से पढ़ें तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, बजाय 2 घंटे हम उसको लेके बैठे हैं। आधा घंटा पढ़िए, फ्रेश माइंड से पढ़िए और टू द पॉइंट पढ़िए। अब पूरी कहानी पढ़ने का समय गया, जो कहानी थी आपने पढ़ ली, अब आपको टू द पॉइंट पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, आप अपना टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जिसमें जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है उसको आप मैक्सिमम आवर दें। जो कमजोर है उसको आप मैक्सिमम दीजिए और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप मिनिमम दीजिए। जो आपका, जैसे कि कुछ बच्चों के लिए मैथ्स ज्यादा टफ होगा तो वो आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। अब हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो किसी के लिए ज्यादा टफ नहीं होता है, तो आप उसको 2 घंटे भी देते हैं तो सफिशिएंट है। बट जिस सब्जेक्ट को ज्यादा जरूरत है आप उसको ज्यादा टाइम दीजिए। और सबसे पहले आप अपना एक टाइम शेड्यूल इस तरीके का बनाइए जिसमें यहाँ पे आप डेट देंगे, यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे आप आवर लिखेंगे। इस तरीके से ये डेट को आपको ये सब्जेक्ट तैयार करना है, इतने घंटे पढ़ना है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और इस टाइम टेबल के द्वारा आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप बेटर स्कोर कर सकते हैं। तो पहला टिप्स क्या था हमारा? टाइम टेबल। ठीक है, अब अगला सेकंड देख लेते हैं हम। सेकंड क्या है? टाइम का मैनेजमेंट। टाइम का मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेज कैसे करना है? हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। 24 घंटे होने के बावजूद एक बच्चा इस लेवल पर होता है, एक बच्चा इस लेवल पर होता है। उसका क्या रीजन है? क्या वो ज्यादा पढ़ता है या आप कम पढ़ते हैं? ऐसा तो नहीं है। सिर्फ यहीं पे मतलब होता है मैनेजमेंट। आपने टाइम को मैनेज कैसे किया। अगर आप किसी बिजी शेड्यूल में हैं और फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम पास में आता है तो हमें टाइम देना पड़ेगा और उसको मैनेज करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए। अगर आपने किसी सब्जेक्ट को इतना टाइम दिया है, मान लीजिए उस टाइम पे अगर आप बिजी हैं तो उस सब्जेक्ट को आप नेक्स्ट टाइम पे फॉरवर्ड कीजिए। और आप इतना सोच के चलिए, अगर आपने ये पॉइंट तैयार करना था तो आपको वो नेक्स्ट आवर्स में तैयार करना है।
किसी भी कीमत पर। जब तक आपने जो सोचा है हमें इतना करना है, अगर आपने नहीं किया, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, आप रात को नहीं सोएंगे कितना भी टाइम हो। और सबसे बेटर जो थर्ड पॉइंट है आपका, वो है फ्रेश माइंड। आपको फ्रेश माइंड के साथ पढ़ना है। अगर आपने टेंशन ली, अब कैसे होगा, एग्जाम पास में आ गया, अब हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है, अब हमें मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, क्या करें क्या नहीं करें, तो यही तो वो सीढ़ियां हैं जो आपको ऊपर पहुंचा रही हैं। पहला, आपने अपना टाइम टेबल बना लिया, इस दिन को हमें इतने आवर्स ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस दिन को इतने आवर ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको उतने दिनों में बांटिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके एग्जाम में अभी 10 दिन रह गए हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करके आप 10 दिन, पहले 10 दिनों को डिवाइड कीजिए बाय डेट। उसके बाद उन टॉपिक्स को डिसाइड कीजिए कि एक दिन में आप कितना टॉपिक तैयार करते हैं, तब आप उसको 10 दिन में कितना तैयार कर पाएंगे। ये टॉपिक 10 दिन में कैसे खत्म करना है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अगर आपने ये बना लिया तो आप एग्जाम अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा, मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज कैसे करना है। ये नहीं है कि हमने टाइम टेबल बना के दीवार पे तो चिपका दिया, बट उसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे फॉलो? जब तक फॉलो नहीं करेंगे कामयाबी नहीं मिलेगी। सबसे बेटर स्ट्रेटेजी है टाइम टेबल और उसको मैनेजमेंट करना। थर्ड, फ्रेश माइंड, टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको बस सिर्फ इतना सोचना है, मैं जो कर सकता हूं दूसरा नहीं कर सकता है। ये जो सबसे चौथा पॉइंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई एम बेस्ट। ये सोचिए, मैं सबसे बेस्ट हूं, मुझसे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपने ये सोच लिया वो तो बहुत ज्यादा होशियार है, वो मुझसे ज्यादा कर सकता है, तो आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी ही होगी। कछुआ कितने धीरे चलता है और खरगोश कितना तेज दौड़ता है, उसके बावजूद जीता कौन? कछुआ। तो जब कछुआ तेज चलकर और धीरे चलकर भी तेज चलने वाले खरगोश को हरा सकता है, तो आप अच्छा क्यों नहीं कर सकते हैं? सोचिए ना, आई एम बेस्ट, थिंक पॉजिटिव। फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा, थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव, हमेशा सही सोचिए। गलत के बारे में सोचने का विचार मन में भी नहीं लाना है आपको कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जो आप कभी नहीं कर पाए वो आप अब कर पाएंगे। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा कि किसी रेस में जब कोई खिलाड़ी दौड़ता है तो पहले वो दौड़ता है, बहुत आगे भी होता है, कुछ बहुत पीछे भी होते हैं, बट बीच में मान लो उनके चोट लग गई है, वो गिर गए या किसी कारणवश उनके कोई बीच में रुकावट आ गई, तो क्या वो लास्ट में हार जाते हैं? नहीं, वो लास्ट टाइम पर अपना पूरा दम लगा देते हैं और उस चीज को जीत के दिखाते हैं। तो लास्ट टाइम पर आपको पूरा करना है। इट मीन्स डोंट गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है। डू नॉट गिव अप, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। अंत समय तक हम करके ही रहेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मंजिल उसी को मिलती है जो कोशिश करता रहता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आपको गिव अप नहीं करना है, पॉजिटिव सोचिए। ये सोचिए मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूं, बेस्ट। फ्रेश माइंड के साथ टाइम को मैनेज करके अपना टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो कीजिए। बाकी सब चीजों को साइड में रखिए, सिर्फ जो आपके सिलेबस में दिया है टू द पॉइंट पढ़िए। जो मेन पॉइंट है आपका कि टू द पॉइंट। अब एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम गया, अब आपको केवल टू द पॉइंट पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए होता है, डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, लास्ट ईयर के एग्जाम को सॉल्व कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी लास्ट 10 ईयर 5 ईयर जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं लास्ट टाइम पे, उन सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए। उसका एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए, भले ही आपने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा हो। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की होगी और जिन्होंने ये सोचा होगा इतने बच्चे तो सब कुछ पढ़ चुके, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। बट आप कर सकते हैं। आप कुछ मत कीजिए, ऐसे बच्चों के लिए बेस्ट फॉर्मूला है, आप लास्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाइए। सिर्फ जो लास्ट ईयर आपके पेपर हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए, बस उनमें से कोई सवाल नहीं छूटना चाहिए। इतना तो कर ही सकते हैं, अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो उसको करके भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। बस आप उसको जो स्ट्रेटेजी बताई है इसी तरीके से करना। ये नहीं है कि बस लिया और देख लिया, ऐसे नहीं।
प्रॉपर तरीके से आपको लास्ट ईयर के एग्जाम सॉल्व करने हैं और उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा वो आपके लिए बेटर स्कोर गेन करने के सफिशिएंट है। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की इस वीडियो के कुछ मेन टॉपिक्स। अब मैं आपको प्रॉपर मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, जिन टॉपिक्स को पढ़कर आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पर लिखाऊंगी बिल्कुल नहीं छोड़ना है और छोटे छोटे से पॉइंट होंगे, वो आप ज्यादा नहीं पढ़े हैं तो केवल आप उनकी वीडियोस देख लीजिए। मैंने सभी टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है और आप उन वीडियोस को देखकर बस एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, आप अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी मन के साथ करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो हमारी जो ये है, इसको फॉलो कीजिए और मैथ्स के टॉपिक्स को पढ़कर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी मैथ्स की टीचर हूं, तो जो बच्चे मैथ्स के हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथ्स नहीं आता होगा, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्हें मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से आता है, वो तो अपनी तैयारी कर ही चुके होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। अगर उनको आप फॉलो कर लेते हैं तो आप बेटर स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मैथ में, जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, वो टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इट मीन्स संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, वो है आपकी मेन डेफिनेशन, मेन डेफिनेशंस। मेन डेफिनेशन फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, उसके साथ साथ सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इनकी डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, वो आपने कर लिया होगा। उसके साथ साथ आपको अगर इनकी डेफिनेशन क्लियर है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आना ही आना है। इस टॉपिक को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए, 1 मार्क्स आप यहां से गेन कर लेंगे। इस टॉपिक से केवल डेफिनेशन अगर आपको क्लियर है तो आप 1 नंबर गेन कर लेंगे 100%, क्योंकि जब डेफिनेशन क्लियर होती है तो जब हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है और हम उसको क्लियर तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड, अभी हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, ठीक है, सीरियल वाइज चलेंगे। उसके बाद जो हमारा विभाज्यता के नियम है यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है कि विभाज्यता के नियम कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित हो रही है, जैसे कि 2 के, 3 के, 4 के, अब तो 11 मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर आपको ये अच्छी तरीके से आते हैं तो ये आपका टाइम बचाता है। कैसे बचाता है? जब आप किसी बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग दे रहे होते हो तो आपको समझ में नहीं आता है इसको हम कैसे दें, आप अपना प्रॉपर भाग देते हैं। नहीं, जब आपको इसका रूल याद होता है तो आप उस रूल को डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं और आप उसको आसानी से काट के डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स। इससे रिलेटेड आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100%, आप इस चीज की गारंटी ले लीजिए, पूरे एग्जाम में डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स का यूज जरूर होगा। ये था आपका सेकंड पॉइंट, यहां से आपको 1 मार्क्स जरूर मिलेगा। जब मैं ये नहीं कहती हूं डायरेक्ट बेसिस के क्वेश्चन आएगा, लेकिन पूरे क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन पेपर में इसका यूज आपको करना ही होगा, क्योंकि अगर आप इसका यूज कर लेंगे ना तो वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है कि ये संख्या इस नंबर से कट रही है नहीं कट रही है। आपको उसके नियम याद होते हैं तो आप आसानी से ही उसको फॉलो करके आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। और इस चैप्टर में मेन डेफिनेशन, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना था, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये चैप्टर नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में मेन डेफिनेशन, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स, हमारे फॉर्मूलेज,
कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाले जो फॉर्मूला है ये आपके जरूर ही इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन होगा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूर मिलेंगे। इन फॉर्मूलेज को याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एट लास्ट जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस टाइम पे जब आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिन पॉइंट्स को देखकर आपको एक रिमाइंड हो जाता है कि हमने क्या क्या टॉपिक करना ही करना है, इनको मिस नहीं करना है। और ये टॉपिक्स मैथ्स में उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे मैथ्स में कमजोर हैं, जिनको ये लगता है कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं, कुछ मुझे ऐसा मिल जाए जिसे करके मैं थोड़े से नंबर मैथ्स में ले आऊं। तो मेरा ये दावा है कि अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो कम से कम 15 मार्क्स, जिन बच्चों को बिल्कुल मैथ नहीं आता है वो कम से कम 15 मार्क्स लेकर ही आएंगे। उसके लिए ज्यादा नहीं, इन टॉपिक्स की वीडियोस है जो मेरी बनी हुई हैं और उसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल पर जाकर ऑल वीडियोस में जाकर उनकी वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से सभी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, सो आप वहां पर भी उनको देख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर आज इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आई हूं जो टिप्स आपको एग्जाम को तैयारी करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। फॉर्मूलेज याद हो गए, अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, नंबर सिस्टम से कैलकुलेशन। आपको छोटी छोटी संख्या की कैलकुलेशन आने में गलती नहीं करनी है। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, छोटे से छोटे क्वेश्चन हम गलत कर बैठते हैं। मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस यही गलत कर देते हैं, नहीं करना है हमें। बोर्ड मास का रूल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो अक्सर यूज में आ ही जाता है। हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपको बोर्ड मास के नियम पता है, बोर्ड मास का नियम पता है तो आप कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं करेंगे। कहां पर आपको ऐड करना है, कहां पर सब्ट्रैक्ट करना है, कहां पर मल्टीप्लाई करना है, इनसे रिलेटेड आप गलती नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जैसे कि इकाई का स्थान ज्ञात करना है आपको, किसी संख्या की इकाई का स्थान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो ये तो थे हमारे मेन टॉपिक नंबर सिस्टम के। अकेला नंबर सिस्टम फ्रेंड्स कम से कम 4 मार्क्स आपके लेके आएगा। आपने ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद कर लिए, इन टॉपिक्स को अगर थोड़ा सा भी देख लिया तो आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हैं यूपी टेट के एग्जाम में। जी हाँ, मैं ये बात बिल्कुल करेक्ट कह रही हूं कि इसमें कोई भी दोराहा नहीं है। इससे रिलेटेड 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट कि दूसरा ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे पढ़ के हमारा आंसर आना ही आना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, नंबर सिस्टम। इसके बाद का जो पॉइंट है हमारा वो होगा आपका एलसीएम और एचसीएफ। सेकंड पॉइंट क्या है, एचसीएफ और एलसीएम। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूपी टेट के एग्जाम में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। इसके फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इससे रिलेटेड आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होगी उनको समझने में और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, एलसीएम, एचसीएफ। थर्ड पॉइंट, आपको स्क्वायर, उसका रूट एंड क्यूब और उसका रूट, ये आपको निकालना आना चाहिए। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इससे क्या होगा, आपको इसके फॉर्मूले जब लगेंगे हमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने का मौका मिलेगा। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो उसका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो होगा आपका वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन टॉपिक को अगर आप कर लेते हैं, भिन्न, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इजी से इजी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें अंश होता है, एक हर होता है, भिन्न हो गई आपकी ये। इस भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं नहीं चाहती कि इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी छोड़ें। जो ये टॉपिक मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इन टॉपिक को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप इतने टॉपिक करके एग्जाम देने जाएंगे तो आप एक अच्छा स्कोर गेन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट आपका फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है हमारा डेसिमल से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पॉइंट, डेसिमल्स में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, बहुत इजीली हम समझा चुके हैं कि पॉइंट्स में क्या करना होता है। अगर किसी संख्या में पॉइंट लगा हुआ है तो आप उतने नंबर आगे की जितनी भी संख्याएं लगी हुई हैं उससे
जीरो बढ़ा दीजिए और उससे डिवाइड कर दीजिए। तो पॉइंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, कैलकुलेशन हो सकती है। उस कैलकुलेशन में डेसिमल्स के अगर नंबर दिए हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। छोटा सा क्वेश्चन होता है, एक नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं। अगर आपने मैथ्स कभी नहीं पढ़ा है तो भी ये छोटी सी कैलकुलेशन होती है, अगर आप इसे समय देकर, थोड़ा सा समय देकर अगर इस करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आसानी से आप 1 मार्क्स गेन कर पाएंगे। यहां से आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ में कभी कभी 2 मार्क्स भी आ जाते हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट भी आपका 1 मार्क्स गेन करता है। फ्रैक्शन से आपको 2 भी मिल सकते हैं और 1 भी मिल सकता है, और हो सकता है कि 2 से ज्यादा भी वो दे दे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। डेसिमल, अब आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा है, जिसके कुछ फॉर्मूलेज अगर आप याद कर लेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। वो है आपका ज्योमेट्री, यानी कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल, त्रिभुज और चतुर्भुज। त्रिभुज और चतुर्भुज, इसके कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। अगर इन फॉर्मूलों में, ये नहीं कहते कि आप इनका डीपली जाइए, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपने इसके डीपली परिमाप और इसके क्षेत्रफल और इनके कई तरीके आपको पता होंगे। बट जो स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को नहीं जानते हैं, तो सिंपल से कितने तरीके के त्रिभुज होते हैं और कितने तरीके के चतुर्भुज होते हैं, ठीक है, त्रिभुज के प्रकार और चतुर्भुज के प्रकार, और सिंपल इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला, अगर आप इतना ही करके जाते हैं तो भी आप कम से कम 2 नंबर गेन कर पाएंगे। क्या आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना भी है? अगर करना है तो ये टॉपिक्स आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे परफेक्ट नंबर लेके आता है। ऑप्शन आपके सामने होता है ना, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जब ऑप्शन सामने होगा और वो सही लगेगा आपको कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ चुका है, तो वो आपका परफेक्ट मार्क्स है। अदरवाइज थ्योरीज में अगर आप गलत भी कर देते हैं तो आपका मार्क्स कट भी सकता है और हो सकता है सही भी हो जाए, बट 100% की गारंटी नहीं होती है। मैथ्स अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो परफेक्ट मार्क्स लेकर आता है, और वो अगर आप थोड़ी सी मेहनत, जितनी मेहनत आपने साइड सब्जेक्ट्सों में कर ली होगी, की भी होगी, बहुत मेहनत की होगी, तो थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे कर लीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक टॉपिक और जो हमारे मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो हमारा टॉपिक क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, और प्रतिशत कुछ भी नहीं होता है। प्रतिशत का मीन्स होता है 1/100, ठीक है। 1/100 को लगाकर आप किसी भी चीज को 100 मान सकते हैं। और प्रतिशत के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। हर क्वेश्चन को आप अपने व्यवहार में लाइए। अगर आप अपने आप से उसको जोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर हो सकता है जल्दी निकले। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन टफ दे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। हम कभी कभी उसको समझते हैं कि नहीं ये तो बहुत टफ है, इसमें तो इतनी कैलकुलेशन है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप उसको मन से और उसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगा के करने की कोशिश करेंगे, आप उसको कर पाएंगे। और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, बाकी तो आपको सब कुछ करना ही है। ये तो था सिर्फ मैथ के स्टूडेंट्स के लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी है और किस तरीके से एग्जाम से जस्ट पहले तैयारी हमें करनी है। अगर हम उसको फॉलो करते हैं और अपने टाइम को ध्यान में रखते हैं तो हम अच्छा स्कोर कैसे गेन कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक बताए थे, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाती हूं तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा मैथ्स में इन टॉपिक को छोड़कर जाए। जिसको आता है उसको तो सभी पता है कि हमारे मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, वो तो सभी करके ही जाएगा। बट जो बच्चे कम जानते हैं, जिन्हें मैथ्स में कम इंटरेस्ट है, जिन्होंने मैथ्स पढ़ा नहीं है, वो प्लीज इन टॉपिक्स को करके जरूर जाएं। अगर आपने इतने टॉपिक कर लिए तो आप यूपी टेट एग्जाम में पासिंग मार्क्स लेकर आ सकते हैं। और अगर आपने यूपी टेट क्रैक कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि आप कौन सी लाइन में खड़े हैं। आप अपने कॉम्पिटिटरों को जवाब दे रहे हैं और आप नेक्स्ट जो भर्ती आने वाली है उसके लिए एप्लीकेबल
हो जाएंगे। सबसे पहले आपको पहली सीढ़ी चढ़नी है, वो सीढ़ी है आपकी यूपी टेट। यूपी टेट सीढ़ी चढ़ गए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा और आप बेटर अपनी तैयारी कर पाएंगे। और आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा तो आप अच्छी तैयारी के साथ सुपर टेट भी कर सकते हैं। और आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप मेरी वीडियोस को देखिए और उसको देखकर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो मन से अपनी तैयारी करते रहिए। और मैथ्स की वीडियोस देखने के लिए आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल साबित हो सकती हैं, आप उनको देखिए और उनसे तैयारी करते रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और है जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, जैसे कि माध्य, माध्य का, बहुलक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत छोटा टॉपिक है। इसको मात्र आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप ये 1 नंबर आसानी से गेन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है आपका क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप, इससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो मैं आपको इंपॉर्टेंट में बता रही हूं वो है कार्य और समय। कार्य और समय यानी कि इतने आदमी इतने दिन में इतना कार्य करते हैं तो इतने आदमी इतने दिन में कितना कार्य करेंगे, यानी कि जिसमें कार्य होता है। कोई भी आदमी या बच्चा कोई कार्य कर रहा है, उसको कार्य करने में कुछ समय ले रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा मैथ्स की पूरी जो सिलेबस है वो यूपी टेट एग्जाम की आपके पास होगी, तो उसको तो मुझे पूरे डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर लेके आई थी सिर्फ वो टॉपिक जो टॉपिक आसान होते हैं और उनको भी टफ समझकर आप छोड़कर चले आते हैं। और नहीं छोड़ना है, आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं और अगर नहीं है तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सिर्फ फॉर्मूलेज याद करने से ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आपने और भी तो चीजें याद की होंगी, ईवीएस के लिए कुछ कॉन्सेप्ट याद किए होंगे, तो इनके सिर्फ फॉर्मूलेज याद कर लीजिए। हो सकता है वो फॉर्मूले डायरेक्ट पुट करने से ही आपका जो कंफ्यूजन रहता है माइंड में और आपके जो डर है मैथ्स का वो बाहर आ जाए, वो ना लगे और आप मैथ्स के क्वेश्चंस भी कर पाए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा मैथ्स को छोड़े, क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर हूं और मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूं कि मैथ्स ही अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में मदद करता है। आप सारे सब्जेक्ट एक साइड रख दीजिए और मैथ्स एक साइड रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ मैथ्स के टॉपिक जो हमें ज्यादातर ध्यान देने हैं और इन पे काम करना है। इनको सिर्फ टॉपिक को ध्यान में रखकर आप फॉर्मूलेज याद कर लीजिए और आप अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताए एग्जाम में तैयारी कैसे की जाती है, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें मेन स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, किन किन चीजों को याद रखना है, सबसे ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो आपको आप ही रखना है, और कुछ मैथ्स में ऐसे टॉपिक जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद आप उस चीज को कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताना कि ये टिप्स आपके लिए कितने हेल्पफुल साबित हुए। बाकी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और जो पेपर्स आए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिएगा आप हमारी वीडियो के साथ। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, बी स्ट्रॉन्ग एंड लगे रहिए एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक।